वेलकम बैक सी के सीरीज में। हम लोगों ने पिछली वीडियो में डेटा टाइप्स के बारे में, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स के बारे में देखा था कि किस तरीके से यूनियन और स्ट्रक्चर काम करता है। और दो पॉइंट इसमें और बचे हुए थे कि इनुमरेशन और दूसरा टाइप डेफ था। तो यदि हम इनुमरेशन की तरफ चलें तो इनम क्या है? इनुमरेशन ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के अंदर ही आता है, लेकिन ये कांस्टेंट को डिक्लेयर करने के लिए जनरली यूज करते हैं, जो कि इंटीजर टाइप का कांस्टेंट होता है। तो इन सी एंड enum is a user defined data type that consists of set of named integer constants. Enumerations are useful for defining variables that can take on a limited set of discrete values, improving कोड रीडेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। ये मेंटेनेबिलिटी और रीडेबिलिटी दोनों को क्या करता है? इन्हांस करता है, बढ़ाता है। एंड इनम इज डिफाइंड यूजिंग द इनम कीवर्ड, यानी इनुमरेशन को जब हम डिक्लेयर करेंगे तो इसके लिए इनम कीवर्ड का यूज करेंगे, फॉलोड बाय द नेम ऑफ द इनुमरेशन। जो भी इनुमरेशन का नेम होगा वो देंगे। एंड अ लिस्ट ऑफ नेम्ड इंटीजर कॉन्स्टेंट्स इनक्लोज इन करली ब्रेसेस। देखिए इसका सिंटैक्स एक्चुअली एकदम आसान सा चीज़ है, इसमें कोई माथापच्ची नहीं है, सबसे आसान ये है आपका। देखिए इनम इनुमरेशन का नेम दे देंगे और इसके बाद जो भी कांस्टेंट आपको डिक्लेयर करना है कॉमा दे दे करके आप दे सकते हैं, या एक लाइन में आप दे सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने इसमें डाला है कि इनम और कलर रेड है, ग्रीन है, ब्लू है। तो ये क्या हो गया? ये इनुमरेटर कहलाता है और ये इनुमरेशन का नेम है कलर। तो इस एग्जाम्पल में आप देखिए कि ये जो आपका रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, ये क्या है? आपका मेंबर है किसका? इनुमरेशन का। हाँ, और इनुमरेशन का नेम क्या है? कलर। बाय डिफ़ॉल्ट यदि हम देखें तो हर एक का एक न्यूमेरिक वैल्यू होता है, यानी कि इंटीग्रल वैल्यू होगा। क्या होगा? तो फर्स्ट मेंबर का वैल्यू होता है 0, सेकंड मेंबर का होता है 1। इसी तरीके से आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे तो 2, 3, 4, 5 होते जाएगा। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए 3 यदि हमारा है तो इसका 0 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया था ताकि आपको लिखने में आसानी हो जाए। अब आइए इसके एग्जाम्पल की तरफ आते हैं कि stdio.h आप समझ ही रहे हैं। और मान लीजिए जैसे हमको संडे टू सैटरडे लिख दिया, यानी कि पूरे वीक के डे का नाम हमने लिख दिया और ये कांस्टेंट के रूप में डिक्लेयर हो गया। तो अब मेन के अंदर आकर के यदि आप सपोज कीजिए कि डे जो इनुमरेशन है इसका वेरिएबल टुडे बनाया और टुडे में हमने कोई भी मंथ डे उठा करके डाल दिया, जैसे वेंसडे। तो वेंसडे है तो इसका देखिए न्यूमेरिक वैल्यू कितना होगा? संडे का हो जाएगा 0, ये 1, ये 2, तो ये आ जाएगा कितना? 3। अब इसको जब आप टुडे को प्रिंट करिएगा %d दे करके फॉर्मेट स्ट्रिंग, तो ये क्या प्रिंट करेगा? 3 प्रिंट कर देगा, क्योंकि इसका संडे का 0 है, मंडे का 1 है, इसका 2 है, ये इसका 3 हो जाएगा, इसका 4 होगा, इसका 5 होगा, इसका 6 हो जाएगा। यही तो चलेगा। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना होगा कि ऑलवेज ये स्टार्ट होता है कहाँ से? 0 से। लेकिन इसके साथ ही साथ सी हमको ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम इसके वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम वी कैन अल्टर देयर पोजिशनल वैल्यू और न्यूमेरिक वैल्यू। कैसे होगा? जैसे मान लो कि हमने दिया इनम और डे है, तो डे में संडे है, इसका 1 है, 1 कर दिया। तो 1 कर दिया, यहाँ पर क्या आपको बताया था कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये स्टार्ट हो जाएगा कितना से? 1 से। तो ऑटोमेटिक है कि मंडे का 2 होगा और थर्सडे का 3 हो जाएगा। लेकिन जैसे वेंसडे का हमने 10 कर दिया तो आपका उसके आगे वाला जो भी है, थर्सडे है इसका 11 हो जाएगा, फ्राइडे का 12 हो जाएगा और सैटरडे का 13 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट हम इसको आसानी से चेंज कर सकते हैं, यानी अल्टर किया जा सकता है। तो या आप इसको किसी भी तरीके से जैसे भी हो प्रोग्राम में आप यूज कर सकते हैं। इसका फ़ायदा हमको ये होगा, बेनिफिट ये होता है कि ये जो इतना संडे मंडे बार बार याद रखना पड़ रहा है, उसके जगह पर हम इसके न्यूमेरिक वैल्यू को आसानी से यूज कर सकते हैं। और दूसरी बात कि ये कभी भी जितना भी वेरिएबल्स है, तो जिस फॉर्मेट में आप डेटा यहाँ रख रहे हैं, यानी तो ये फॉर्मेट सेम वही होना चाहिए जो ऑलरेडी आपने असाइन किया है। यदि यहाँ कैपिटलाइजेशन में अंतर कर दीजिएगा, स्मॉल में मान लो आप लिख दिए तो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप कैपिटल स्मॉल मिक्स करके लिख दीजिएगा तो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। एग्जैक्ट सेम होना चाहिए जो कि आप ऊपर असाइन किए हुए हैं। अब आइए
दूसरा इसका एक पार्ट था टाइप डेफ, यानी कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जो आपको बताया था, तो उसमें टाइप डेफ के बारे में। तो देखिए टाइप डेफ क्या है कि ये एक्चुअली अल्टरनेटिव नेम असाइन करने का तरीका है यहाँ पर, यानी कि इसको भी हम लोग यूजर डिफाइंड टाइप ही कह देते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि किसी भी टाइप को यूजर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बदल सकता है। A type def is a keyword that is used to assign alternative name to existing data types। कोई भी जो existing data type है उसके नेम को हम चेंज कर सकते हैं। We use type def with user defined data types when the name of the data type become slightly complicated to use in programs। यदि कोई नाम कॉम्प्लिकेटेड है, बार बार लिखने में परेशानी हो रही है, तो उसका नाम हम चेंज करके अपने हिसाब से उसको आसान बना सकते हैं। ये सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है कौन? टाइप डेफ। तो टाइप डेफ यूज करेंगे, हाँ, तो क्या क्या ये हमको फैसिलिटी देगा? देखिए कि मेक ए मोर कॉम्प्लेक्स डिफिनेशन, मैंने जो मान लो कोई कॉम्प्लेक्स का मतलब ही हो गया कि नाम यदि बड़ा हो, लिखने में अटपटा सा लग रहा हो, हाँ, तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि रियूजेबल बाई एब्रीविएटिंग इट टू समथिंग लेस कॉम्प्लेक्स। जैसे मान लो हमको लिखना है कि तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी भागलपुर, तो उसके जगह पर हम यूज कर सकते हैं TMBU, तो आसान हो जाएगा, छोटे में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी हमको प्रोवाइड करता है कौन? टाइप डेफ। दूसरा है कि प्रोवाइड मोर क्लैरिटी टू द कोड। चूँकि आसान हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो स्वाभाविक है कि साफ सुथरा नजर आएगा। अब मेक इट ईजियर टू चेंज द अंडरलाइंग डेटा टाइप दैट वी यूज। जैसा हम यूज करेंगे हम उसको आसानी से चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल में मैंने इसमें कोड कर दिया है इसको। तो अब इसके बाद है कि मेक द कोड मोर क्लियर एंड ईजियर टू मॉडिफाई। तो यदि कॉम्प्लेक्सिटी घट जाएगी तो स्वाभाविक है कि उसको चेंज करना बहुत आसान हो जाएगा या समझना आसान हो जाएगा। अब देखिए इसका सिंटेक्स क्या होता है। इसका नॉर्मल होता है कि टाइप डेफ प्रीवियस जो नेम है यानी कि ओल्ड टाइप, और यहाँ पर दे दिया जाता है न्यू टाइप, देन सेमीकोलन आप दे दो, उसके बाद प्रोग्राम में कहीं भी यूज करो। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पर कि हमने यहाँ पर टाइप डेफ लगाया अनसाइंड लॉन्ग। अनसाइंड लॉन्ग लिखने में अक्सर परेशानी होती है क्योंकि बीच में स्पेस पड़ता है, तो इसके जगह पर हमने कर दिया UL। अब जहाँ भी वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा कहीं भी प्रोग्राम में, तो अब हमको अनसाइंड लॉन्ग के जगह पर क्या यूज कर लेंगे? UL। लेकिन ये याद रखिएगा, ये नहीं कि एक प्रोग्राम में आप ऊपर आकर के इसको डिफाइन कर दिए और दूसरे प्रोग्राम में आकर के इसको खोजिएगा तो ये नहीं मिलेगा। ये जिसमें आप इसको डिफाइन किए रहिएगा उसमें ही सिर्फ आप यूज कर सकते हैं। अब आइए इसका एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस कुछ तो है, तभी तो इसको यूज कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला है कि इम्प्रूव रीडेबिलिटी। तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के तौर पर इसको यूज कर लेते हैं। जैसे अभी TMBU की बात की है, तो वो क्या होता है कि रीडेबिलिटी को ये क्या करता है कि इम्प्रूव करता है। इसके बाद है कि सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स टाइप। तो जो कॉम्प्लेक्स टाइप है, जैसे पूरा नाम यदि लिखेंगे तो हमको समय भी ज़्यादा लगेगा, टाइपिंग मिस्टेक होने का चांस ज़्यादा है, तो उसको हम साधारण तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ, और उसके बाद है कि इंक्रीज पोर्टेबिलिटी। तो पोर्टेबिलिटी तो स्वाभाविक है कि बड़ा है तो बहुत लंबा लगेगा, लेकिन वही छोटा हो जाएगा तो पोर्टेबल हो गया, यानी आसानी से वो याद रखने के लायक हो जाएगा, यूज करने के लायक हो जाएगा। और लास्ट है कि कोड मेंटेनेंस। तो जब छोटा हो जाएगा तो कोड को मेंटेन करना आसान है, एक लाइन पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगी बात, जो चेंज करना होगा आसानी से इसमें कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका एडवांटेज। तो इसको कहीं भी आप प्रोग्राम के किसी भी जगह पर आपको टाइप डेफ का यूज करना पड़े आप कर सकते हैं। जैसे कि इसके पहले जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा था कि डेटा टाइप में कि स्ट्रक्चर जो है, तो अब मान लो हमको स्ट्रक्चर के साथ यूज करना, तो एक उसमें परेशानी क्या रहती है कि यदि मान लो हम यहाँ पर बनाएं कि स्ट्रक्ट स्टूडेंट, अब कहीं भी इसका वेरिएबल यदि हमको बनाना पड़ता है तो हम क्या लिखते हैं कि स्ट्रक्ट स्टूडेंट और तब ST लिखते हैं। तो ऐसे केस में हम टाइप डेफ को आसानी से यूज कर ले सकते हैं। तो क्या यूज करेंगे? तो देखिए यहाँ हम लिख देते कि टाइप डेफ और स्ट्रक्ट या स्ट्रक्ट स्टूडेंट नाम दे दीजिए, और नीचे हम यदि इसके बॉडी डिफिनेशन के बाद यहाँ कर्ली ब्रेस क्लोज करने के पहले
यहीं पर दे देंगे std। तो अब हमको क्या करना होगा, यदि वेरिएबल बनाना है तो सीधा लिखेंगे std और st। तो ये बताइए, ये आसान है या ये आसान है? तब तो ये बुझा गया होगा कि यदि हम टाइप डेफ को यूज कर लेते हैं तो ये हमको आसान कर देता है, हम जैसे चाहते हैं वैसे वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एब्रीविएशन के तौर पर ये ज़्यादा आसान हो गया। हाँ, तो हम यहाँ पर इसको शॉर्ट में डिस्क्राइब कर सकते हैं, काम वही करेगा जो ऊपर वाला कर रहा था, लेकिन ये ज़्यादा आसान हो जाता है। तो टाइप डेफ यहाँ भी आप यूज कर ले सकते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर के साथ भी। तो ज़्यादातर आगे चल करके जब हम लोग डीएसए में जाएंगे, डेटा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में जाएंगे, तो वहाँ पर डायनामिक मेमोरी एलोकेट करना होगा, मेलॉक फंक्शन का यूज करेंगे। तो मेलॉक का जो यूज करेंगे तो उसका सिंटेक्स मान लो हमको स्ट्रक्चर का ही इसी स्ट्रक्चर को डायनामिकली एलोकेट करना रहेगा। तो है क्या होगा कि यहाँ पर हम एस्ट्रिक सिंबल दे देंगे, तो डायनामिकली अब इसको इसके मेमोरी को भी डायनामिकली एलोकेट करना है, तो हमको लिखना पड़ेगा कि st इक्वल टू और ब्रैकेट में std एस्ट्रिक मेलॉक, और यहाँ पर फिर दे देंगे साइज ऑफ और std। देखिए ये इतना आसानी से हो जाता है। लेकिन इसी को यदि हम std के फॉर्म में यानी कि टाइप डेफ नहीं लगाए रहते तो क्या करते, देखिए यहाँ लिखना पड़ता st इक्वल टू स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस्ट्रिक, फिर मेलॉक करते हैं और फिर लिखना होता साइज ऑफ और ब्रैकेट में स्ट्रक्ट स्टूडेंट और दो ब्रैकेट बंद करते हैं। ये इतना लंबा लिखना होता है, जबकि ये इतना आसानी से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये टाइप डेफ का यूज है। टाइप डेफ का यूज आपको बहुत जगह पर आपको आएगा। हाँ, इवन कि जो सेकंड सेमेस्टर में आप लोग डीएसए देखेंगे तो डीएसए पढ़ेंगे तो वहाँ भी आपको इसका यूज होना है, ताकि हम इसको बड़े नेम को छोटे में रिप्रेजेंट कर सकें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में फंक्शन टॉपिक के साथ, यानी सी में फंक्शन क्या है इसके साथ मिलेंगे।